अस्पताल में। नमस्ते मैडम। नमस्ते। भारती, तुम इस वक्त? आओ अंदर आओ। बैठो। ठीक है। क्या बात है भारती, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं रविशंकर के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। रविशंकर? क्या? यही कि आज प्रोग्राम होने के बाद उसे हथकड़ी पहनाकर क्यों ले जाया गया? He is a murderer। क्या? वो खूनी है, कुछ ही दिनों के बाद उसे फांसी होने वाली है। फांसी? हाँ। तो फिर वो प्रोग्राम? अब बैठो। उसने सरकार से दरख्वास्त की थी कि मरने से पहले वो अपाहिज अपंग गरीब लोगों की सेवा करना चाहता है, उनके लिए प्रोग्राम करके फंड इकट्ठा करना चाहता है। सरकार ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। ये ओ क्या कर रही हो? ऐसे बहुत ढोंगी पैदा होता है इस दुनिया में। अब उसे छोड़ो, बताओ क्या पियोगी? चाय, कॉफी या? अभी कुछ नहीं। अगर ये बात आप हमारी शादी होने के बाद करती तो शायद हम खुश हो जाते, लेकिन आज तुम कितने दिनों के बाद आई। गुड नाइट। मिस्टर रविशंकर, आपकी मदद से रहमत चाचा की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। वो अपनी आंखों की पट्टियां आपके हाथों से खुलवाना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें यहाँ लाए हैं। आप आइए। रवि बाबू आ रहे हैं। सलाम रहमत चाचा। रवि बेटे, मेरा तो सिर्फ नाम रहमत है, मगर इस गरीब के लिए रहमत बनकर तुम आए हो। मैंने तुम्हारा नाम सुना था लेकिन सूरत नहीं देखी। सबसे पहले मैं तुम्हारा दीदार करना चाहता हूँ। रवि साहब, इनकी पट्टियां काट दीजिए। अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलिए। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे। नहीं रहमत चाचा, गलत दुआएं मत दो। उम्र की किताब तो खत्म हो गई, अब ऊपर जाने का वक्त आ गया। नहीं बेटा, ऐसे अच्छे लोग इतनी कम उम्री में इस दुनिया से उठ जाएंगे तो ये दुनिया गुनाहों के बोझ से टूट जाएगी। तुम नहीं मर सकते, नहीं मर। What's all this? ये सब क्या हो रहा है? इसे यहाँ पर क्यों लाया गया है? सर, वो रहमत चाचा की आंखों का ऑपरेशन हुआ Hey! है। ये रहमत चाचा वाचा क्या होता है? कहो कि इस बुड्ढे कैदी का ऑपरेशन हुआ है। जी हाँ, ये ऑपरेशन रवि साहब की मदद से हुआ है। पट्टी खुलने के बाद सबसे पहले वो रवि साहब को देखना चाहते थे। रवि साहब, व्हाट ब्लडी नॉनसेंस! जिस कैदी को फांसी की सजा लग रही हो उसे तुम रवि साहब कह रहे हो? एक असिस्टेंट जेलर होकर कैदियों को साहब और चाचा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? कैदियों को साहब और चाचा कहने में शर्म क्यों आनी चाहिए? कैदी इंसान नहीं होते हैं क्या? नो नो, नॉट एट ऑल। इंसान विंसान सब जेल के बाहर। जेल में आने के बाद वो सिर्फ कैदी होते हैं, कैदी। अंडरस्टैंड? कैदी भी इंसान होता है जेलर साहब, जिसे हालात मजबूर करते हैं। मजबूरी की आग में जलकर वो गलत कदम उठाता है और वही कदम उसे जेल की कोठरी में पहुंचा देते हैं। मिस्टर, ये तुम्हारा कोई स्टेज नहीं है और ना ही मैं टिकट खरीद कर आया हूं तुम्हारा कोई फैन हो जो तुम्हारा भाषण सुनो। और वैसे भी मैं तुम जैसे कैदियों को अपने मुंह नहीं लगाता, और जो कैदी ज्यादा बकवास करता मैं उसे मार मार के उसके जिस्म की खाल उधेड़ देता हूं। Hey, take this rascal back to his cell. Get out. आप ज्यादती कर रहे हैं जेलर साहब, मैं आपसे शराफत से पेश आ रहा हूं। आप हाथापाई कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। You idiot! तुम जेलर किरपान को जो कैदियों की खाल उतारने में मशहूर है आंखें दिखाते हो। आप वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तू मुझको कानून सिखाएगा? जेलर साहब, मैं फिर से आपको मना कर रहा हूं जेलर साहब। तू मुझको मना करेगा? मना करेगा? जेलर साहब, मना करेगा? मना करेगा? जेलर साहब, मेरे ख्याल में ज्यादती आपकी है। Shut up! ले जाओ इसे। डॉक्टर साहब, अगर इस दुनिया में इंसाफ करने वालों का यह हाल होता है और भलाई करने वालों का यह हश्र किया जाता है तो मुझे ये आंखें नहीं चाहिए। ये जुल्म की दुनिया देखने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ से ले चलिए, ले चलिए डॉक्टर साहब। साहब, कैदियों के घर से कुछ चिट्ठियां आई हैं, उन्हें ले आकर दे दूं? What nonsense! हम पहले चिट्ठी सुनते हैं, सेंसर करते हैं, उसके बाद चाहे तो कैदियों को सुनाते हैं। एक एक करके सुनाओ। अच्छा। मेरे दिल के राजा, आके मेरा चैन चुरा जा, या मुझे अपने संग ले जा। ये जेल है कि मोहब्बत का अखाड़ा?
ये लाइन काट दो, आगे पढ़ो। आशा है कि आप जेल में सुख से होंगे, क्योंकि यहाँ की जिंदगी जेल की जिंदगी से बदतर होती जा रही है। हम तो यहाँ सुबह शाम चटनी रोटी खाकर पानी पीकर अपना जीवन बिता रहे हैं। और सुना है कि आपको वहाँ जेल में रविवार के रविवार अंडे पराठे खिलाए जाते हैं। सोचती हूँ कि पड़ोसन का सर फोड़कर मैं भी जेल में आ जाऊं। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? जवाब देना, फकत तुम्हारी गुलाबो। बकवास है ये चिट्ठी, फाड़ दो इससे। और ये खबर बाहर कैसे पहुंच जाती है कि यहाँ जेल के अंदर हम कैदियों को अंडे और पराठे खिलाते हैं? आज से अंडे और पराठे बंद। मिस्टर रविशंकर, सॉरी, आप मुझसे नहीं जेलर साहब से मिलिए। मेरे प्रोग्राम से काफी फंड जमा हुआ है। अपनी जरूरत के मुताबिक जितना चाहिए मांग लीजिए, पर मेरे लिए अपने मन में थोड़ी सी दुआ कीजिए। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कोई मदद मांगने नहीं आई हूँ। मैं आपकी कला की चाहने वाली हूँ, आपके कदरदान हूँ। कदरदान? इस दुनिया में खूनी एक कातिल का कोई कदरदान नहीं होता, कोई चाहने वाला नहीं होता, सिवाय मौत के। हम जैसे इंसानों को जन्म देकर शायद माएं भी अपने मुकद्दर, अपनी कोख को कोसा करती हैं। मगर मैं आपको कातिल नहीं समझती मिस्टर रविशंकर। अच्छा, तो आप मुझे कातिल नहीं समझती? लगता है आप कोई गलत जगह आ गई हैं मैम साहब। ये सेंट्रल जेल है, कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं, जहां पागलों का दिल रखने के लिए उनसे हमदर्दी दिखाई जाती है। जी नहीं, आप फिर गलत समझ रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ और किससे मिलने आई हूँ। आप हैं कौन? मेरा नाम भारती है। किसने भेजा आपको? किसी ने नहीं, बल्कि मैं खुद आपसे मिलने आई हूँ। सॉरी, ना मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, ना ही बात करना चाहता हूँ। रवि बाबू। नारायण, मरने वाले को आखिरी बार देखने आए हो? मैं तो सोचता था कि जाने फांसी से पहले तुमसे मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन तुम खुद आ गए। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ये बहन मेरे को यहाँ ले आई। ओ भारती देवी, आप जो कुछ भी कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप दिए में तेल डालने की कोशिश कर रही हैं, मगर उस दिए की बत्ती हवा के झोंकों के सामने है, उसे बुझने से कोई नहीं रोक सकता। भारती बहन जो कह रहे हो बिल्कुल सच कह रही रवि बाबू। अरे पगले, तू भी इनकी बातों पर विश्वास करके ये कहने आया है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया? हाँ रवि बाबू, तुम्हारा जैसा इंसान मुजरिम हो ही नहीं सकता। सदा सबको प्यार बांटने वाला आज खुद मौत के अंधेरे में डूब जाए, जबरदस्ती फांसी पर चढ़ जाए, ये हम कैसे सह सकते? मैं हमेशा अकेला बैठकर रोया करता था, मजबूर जो था ना। लेकिन अब ये बहन जो मिल गई है तो जाने कहां से हिम्मत सी आ गई है। मेरा दिल कहता है जरूर छुड़वाएगी तुम्हें रवि बाबू, ये जरूर छुड़वाएगी। और एक एक जो सच्चाई जो हमें मालूम है वो चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को, सबको, पुलिस को, कचहरी को, सबको बता देंगे। अब हम किसी से नहीं डरेंगे रवि बाबू, किसी से नहीं डरेंगे। रविशंकर, आप एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए तो आपको कानून से इंसाफ मिलेगा। इस केस के सिलसिले में मैं आपके गांव गई थी, वहां कल्पना से मिली। प्लीज इस मामले में आप मेरे साथ दीजिए। रविशंकर, आने वाले संडे को तुम्हारा प्रोग्राम है और इसी महीने की आने वाली 21 तारीख को तुमको फांसी भी लगने वाली है। मतलब ये तुम्हारा आखिरी प्रोग्राम है। सॉरी मिस भारती, इनको बचाने की तुम जितनी भी कोशिशें कर रही हो, उन सब कोशिशों का अंत 21 तारीख को हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? दिल नहीं करता। क्या बकवास कर रहे हो? सब कैदियों का एक साथ खाना खाने में दिल नहीं कर रहा है। बताओ, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? रवि बाबू को फांसी होने वाली है ना साहब? हाँ, 21 तारीख को। फिर इस फांसी को रुकवा दीजिए साहब, वरना हम में से कोई भी अनाज का दाना तक नहीं छुएगा। वो फांसी पे लटक के मर जाएंगे साहब, और हम भूख हड़ताल करके मर जाएंगे। बकवास नहीं। जेलर कृपाल जो कैदियों की खाल उतारने में मशहूर है, उसकी जेल के अंदर सिर्फ कैदी होते हैं और कैदियों के मुंह में जबान नहीं होती। चलो अपनी अपनी प्लेट उठाओ और खाना शुरू करो, नहीं तो मार मार के एक एक की खाल उतार दूंगा मैं। जो कुछ भी करना है कर लीजिए साहब, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएगा? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। जेलर साहब, अपने जुर्म की सजा तो ये लोग जेल में भुगत रहे हैं, फिर
इन्हें जानवरों की तरह मारने का आपको क्या हक है? कैदियों के जज्बात को इस तरह से भड़काकर तुम अपनी फांसी को मंसूख करवाना चाहते हो? अरे जेल के कैदी तो क्या, अगर सारी हिंदुस्तान की जनता भी अपनी प्लेटों को नीचे रख के सड़कों पे बैठ के भूख हड़ताल करे तब भी तुमको फांसी होकर रहेगी। कल तुम्हारा आखिरी प्रोग्राम है और उसके बाद तुम्हारा बाहर जाना भी बंद, और 21 तारीख को तुम्हारी जिंदगी का बही खाता भी बंद। अंडरस्टैंड? अगर आप लोग मेरी आत्मा की शांति चाहते हैं तो अपनी अपनी प्लेट उठाइए और खाना शुरू कर दीजिए। उठाइए। लो रवि बाबू, खाओ रवि बाबू। हाँ रवि बाबू। अटेंशन प्लीज। दिल के स्टेशन से चढ़कर लव एक्सप्रेस में सफर करने वालों का हम स्वागत करते हैं। याद रहे, लव एक्सप्रेस चल पड़े तो इससे उतरने की कोशिश करना खतरनाक है। तो लव एक्सप्रेस चलने के लिए रेडी है, आप भी हो जाइए तैयार। लड़की लड़की शादी बिना जो कुंवारी इसमें करे सवारी। लड़की 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 शादी बिना जो कुंवारी इसमें करे सवारी। चलो ओ गाड़ी में, नहीं चलो तो बेजान। चलो ओ गाड़ी में, नहीं चलो तो बेजान। गले लगने की, साथी मिलने की, मिलेंगे खुशियां सारी। लड़की 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 शादी बिना जो कुंवारी इसमें करे सवारी। लव एक्सप्रेस, लव एक्सप्रेस, लव एक्सप्रेस। आइए प्लीज। ओह, थैंक यू। वेलकम। इंजन है हर लड़का, हर लड़की एक बोगी। जब तक मिले न दोनों रेल न पूरी होगी। इंजन है हर लड़का, हर लड़की की होगी। जब तक मिले न दोनों रेल न पूरी होगी। झूला झुलाए, सैर कराए, गाड़ी ये प्यारी प्यारी। लड़की 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 शादी बिना जो कुंवारी इसमें करे सवारी। Love Express, Love
सुरक्षा किसमें, मौज और मस्ती वाले सारे मजे हैं इसमें। एक पल में तन झूमे, इतनी सुरक्षा किसमें, मौज और मस्ती वाले सारे मजे हैं इसमें। जिसमें जिगर हो जो हम उम्र हो कर ले हमसे यारी। ये लड़की 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 लड़की, शादी बिना जो कुंवारी, इसमें करे सवारी। चलो गाड़ी में, नहीं चलो तो बेजान। चलो गाड़ी में, नहीं चलो तो बेजान। गले लगने की, साथ मिलने की, मिलेंगे खुशियाँ सारे। लड़की 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 लड़की, शादी बिना जो कुंवारी, इसमें करे सवारी। भाइयों और बहनों, इतने दिनों तक हम और आप रविशंकर के डांस और गानों का मजा लूटते रहे हैं। उसने अपने फन से हम सबका दिल जीत लिया है। मिस्टर रविशंकर, प्लीज कम ऑन द माइक। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम्स देखे, सुने और उसे पसंद किया। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, हर इंसान को इस दुनिया में दो सफर तय करने पड़ते हैं, एक जिंदगी का और दूसरा मौत का। जिंदगी का सफर तो खत्म हो रहा है, अब मौत के सफर की तैयारी है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि इस महीने की 21 तारीख को मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर भगवान मुझे दूसरा जन्म दे तो उस जन्म में भी इसी तरह अपनी कला से आप लोगों की सेवा करता रहा हूं। मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं आप लोगों की दुआएं लेने के लिए। स्टॉप रविशंकर! खबरदार चिराग साहब, एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं भारती को गोली मार दूंगा। रविशंकर! आगे नहीं बढ़ना, वरना इस लड़की की मौत के जिम्मेदार तुम हो गए। अपने तमाम सिपाहियों से कहो कि अपने अपने हथियार फेंक दें। हरी आप! हथियार फेंक दो। कम ऑन, लेट्स गो, पकड़ो! इधर बैठिए, जल्दी जल्दी भगाओ, जल्दी भगाओ, जल्दी चलो। सब चलो, सब चलो, पीछे लगे। ये तो नकली पिस्तौल है। पीछे करो। हम अभी पहुंच रहे हैं, फिक्र न कीजिए। जल्दी करो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धोखेबाज, बेईमान, तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें एक अच्छा आर्टिस्ट समझकर तुम्हारी कदर करती थी, इसलिए तुम्हारे साथ स्टेज पर एक्टिंग भी की। उसके बदले तुमने मेरे साथ ये धोखा किया, जबरदस्ती विवाह कर लिया। कृपाल, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मिस्टर चुरर, मुंह से बात करो कानून की जबान में। जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना, या नहीं, समझे? ले चलो से यहाँ से, चलो। योर ऑनर, इस आदमी ने कानून को धोखा दिया है। मरने से पहले गरीबों की मदद करने की अपील करके इसने कानून से हमदर्दी हासिल की है, वो भी इसकी एक चाल थी। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे जो फांसी की सजा दी गई थी उस पर फौरन अमल किया जाए। योर ऑनर, दुनिया की तारीख में इससे पहले कोई औरत मेरी तरह अदालत में खड़ी नहीं हुई। मैं एक हिंदू नारी हूँ,
इस इंसान ने मुझसे जबरदस्ती और मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली, और चूंकि कानून इसकी निगरानी का ठीक तौर से बंदोबस्त नहीं कर सका, इसलिए मेरे साथ ये अन्याय हुआ। इस महीने की 21 तारीख को इसे फांसी लगने वाली है, इसलिए मैं अदालत से इंसाफ चाहती हूँ। आप अदालत से क्या इंसाफ चाहती हैं? जिसने मेरी मांग में सिंदूर भरा, जिसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, उस रविशंकर की फांसी की सजा माफ की जाए। ये कैसे हो सकता है मैडम? ये तो गैर कानूनी बात है, ये अन्याय है। और अगर इन्हें आजाद ना किया गया तो ये मेरे साथ अन्याय होगा, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। जज साहब, मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरा कसूर क्या है? जबरदस्ती पुलिस के सामने मुझे अगवा किया गया, मैं चिल्लाती रही और पुलिस कुछ नहीं कर सकी, और पुलिस की मौजूदगी में मुझसे जबरदस्ती शादी रचाई गई, और अब मुझे कानून और इंसाफ के सामने जबरदस्ती विधवा बनाया जा रहा है। जो कुछ भी हो, चाहे धोखे से सही, लेकिन ये मेरे पति हैं। हिंदुस्तानी औरत पति के मर जाने के बाद इस जीवन में दूसरा ब्याह नहीं करती, कभी नहीं करती। जज साहब, आपके कानून को एक मुजरिम को सजा देने का हक है, मगर एक बेगुनाह के जीवन को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। मैं क्यों सजा भुगतूं? मैं किस लिए जबरदस्ती विधवा बनूं? जबकि यह कसूर मेरा नहीं है, बल्कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट का है, जेलर साहब का है। अब उनकी गलतियों के लिए मैं क्यों बर्बाद हूँ? बिना किसी जुर्म मेरी जिंदगी बर्बाद करके इंसाफ बदनाम हो जाएगा, उसे बदनामी से बचा लीजिए। मुझे मेरा सुहाग, मेरा पति लौटा दीजिए, वरना कानून के माथे पर बेइंसाफी का बदनुमा दाग लग जाएगी। सब ड्रामा तो मेरे साथ खेला गया था, और मैं उस ड्रामे का पर्दा उठाकर यह साबित करना चाहता हूँ कि मैं खूनी नहीं हूँ। तुम खूनी हो या नहीं, उसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ फैसला तो इस बात का करना है कि तुम्हारी पत्नी ने जो तुम्हारी जान बख्शी की अपील की है, उसे मंजूर किया जाए या नहीं। तुम्हारे मुकदमे का खात्मा तो कब का हो चुका है। अब उस फैसले का पोस्टमार्टम करना कानून और इंसाफ दोनों के लिए शर्म की बात है। नो मिस्टर प्रोसिक्यूटर, नो। दोनों मुकदमों का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक है। अगर मैं यह साबित कर दूं कि मैं खूनी नहीं हूं, तो जज साहब को मेरी पत्नी श्रीमती भारती के हक में फैसला देने में कोई एतराज नहीं होगा। मिस्टर रविशंकर, यह साबित करने के लिए कि तुम खूनी नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ सबूत है? जी हाँ है योर ऑनर। मैंने राणा को मारा क्योंकि वो मुझे जान से मारने की नियत से आया था। मैंने अपने बचाव के लिए उस पर हाथ उठाया, मारपीट की, ये सच है योर ऑनर। लेकिन उसके बाद जब मैं अपनी बेहोश मां को अस्पताल ले गया तो मुझे पता चला कि राणा मर गया, और मैं समझा कि राणा मेरे हाथों कत्ल हुआ। लेकिन मेरे पास एक गवाह है योर ऑनर, जिसने अपनी आंखों से राणा का कत्ल किसी और के हाथों होते देखा है, और उस चश्मदीद गवाह का नाम है नारायण। जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते हुए इस आदमी की दरख्वास्त है कि अदालत एक बार उस गवाह का बयान सुन ले। परमिशन ग्रांटेड। जीजा जी, केस तो उल्टा पड़ गया, अब तुमको फांसी, मुझको उम्र कैद। अपने मनहूस मुंह से अगर जलील शब्द निकाले तो चक्की में डलवा कर। चक्की तुम्हारे गांव में है जीजा जी, यहाँ नहीं है। यहाँ कानून की चक्की है, पिस के रह जाओगे। तू घर चला, बताता हूँ तेरे को मैं। अब क्या पता घर जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं। हा? नमस्ते बड़े साहब, मैं ठाकुर गजेंद्र सिंह के यहाँ बरसों से उनके खास आदमी की तरह काम कर रहा था। रवि कल्पना से प्यार करता था, ये जानते हुए भी गजेंद्र सिंह कल्पना की शादी जबरदस्ती अपने पागल बेटे से करवा रहा था। उस वक्त रवि वहां आ पहुंचा। रवि और राणा के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसमें राणा जख्मी हुआ, और हम लोग जख्मी राणा को लेकर अस्पताल जा रहे थे। मालिक, हम इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो अस्पताल की ओर नहीं जाता। मुझे मालूम है, ये रास्ता मेरी मंजिल की तरफ जाता है। जीजा जी देखिए, खून बहुत बह रहा है, छोटे ठाकुर को कुछ होना चाहे। अगर कुछ हो गया तो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। मैं समझा नहीं जीजा जी। जबान बंद, आंखें खुली रखो, सिर्फ देखते जाओ। नहीं भैया, मैं आपका चाहिए था, आपने मुझे औलाद से बढ़ के चाहा है। हाँ छोटे, मैंने तुझे औलाद से बढ़कर चाहा है, मगर गजेंद्र को अपना नाम, अपनी पदवी औलाद से ज्यादा अजीज है। अगर तू जिंदा रहेगा तो रवि जिंदा रहेगा, और रवि जिंदा रहेगा तो मेरा नाम मर जाएगा। भाई के नाम को जिंदा रखने के लिए अपनी जिंदगी की बलि चढ़ा दे छोटे, चढ़ा दे। मालिक, क्या कर रहे हैं? खामोश, मर जाओ। जीजा जी, छोटे खामोश। यहाँ तुम लोगों ने कुछ देखा और न सुना है, इस लिखाई को अपने जहन के कागज से मिटा डालो। सिर्फ इतना याद रखो, अगर गजेंद्र अपने भाई का खून कर सकता है तो उस खून को छुपाने के लिए खून का सैलाब बहा सकता है। याद रखना इस बात को। तांगा ते चलाओ, ते चलो तांगा।
चलाओ। मिस्टर रविशंकर, यू आर अंडर अरेस्ट। मगर क्यों? तुम पर इल्जाम है कि तुम कल्पना को लगन मंडप से भगा कर लाए। बाहर जाकर तुम्हारी और राणा की तकरार हुई और तुमने उसका खून कर दिया। तुमने राणा का कत्ल किया है, उसके लिए इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। इस तरह खून उबलती हुई आंखों से मेरी तरफ घूर के क्या देख रहे हो? मेरा भी खून करने का इरादा है क्या? मेरे भाई का खून करके दिल नहीं भरा तुम्हारा? अरे इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। कहीं मुझे भी कत्ल कर दिया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? इंस्पेक्टर साहब, क्या आप इन लोगों की गवाही पर विश्वास करते हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमारी गवाही पर विश्वास करें या न करें, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा गवाह मौजूद है जिसकी गवाही पर सारी दुनिया को विश्वास करना होगा। तुम्हारी माँ। इंस्पेक्टर साहब, पूछ दीजिए इसकी माँ से कि इसका और राणा का झगड़ा हुआ था नहीं। पूछिए। क्यों माँ जी, आपके बेटे और राणा के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ था? और क्या राणा उस लड़ाई में जख्मी हुआ था? बताइए। देखा, होंठ हिलाए बगैर उन्होंने सच का इकरार कर लिया। चलो। तेरे पिता ने तेरे अमेरिका जाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम किया या नहीं? अरे माँ, बिना पैसों के इंतजाम के मैं अमेरिका कैसे जा सकता हूँ? पिताजी ने पैसों का इंतजाम कर रखा है। पैसों का इंतजाम तो ठीक है, लेकिन घर आते समय उन्हें कोई गरीब या जरूरतमंद मिल गया तो तेरे अमेरिका जाने के पैसे कहीं उसके हाथ में न रख दे। दुनिया की सेवा में वो अपने घर का भला हमेशा भूल जाते हैं। कौन दुनिया की सेवा में अपने घर का भला भूल जाता है भाई? आप ही का जिक्र हो रहा था। क्यों? मैंने क्या किया भाई? आपको पता है ना, रवि पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा है। बिल्कुल पता है, और उसकी तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी है। पढ़ाई के पूरे खर्चे का पैसा मैंने अपने दोस्त गजेंद्र सिंह के पास अमानत के तौर पर बड़ी हिफाजत से रखवाया है। क्या तुमने मेरे पास 1 लाख रुपया रखवाया था? अब ये नया क्या इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? तुम कैसी बातें कर रहे हो गजेंद्र सिंह? विक्रम सिंह, तुमने मेरे पास कभी 1 रुपया नहीं रखवाया। लाख रुपया तो बहुत बड़ी बात होती है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों बेईमानी कर रहे हो? दयाराम, तुम बताओ, उस दिन तुम मौजूद थे। तुम्हारे सामने इसे पैसे रखते हुए मुझसे कहा था कि विक्रम सिंह, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे भाई से भी बढ़कर हो। मैं जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी पसीने की कमाई पर आंच नहीं आने दूंगा। और आज ये खुद उस कमाई को अपनी बेईमानी की आंच से जला रहा है। बता दो, याद दिला दो उसे। हाँ बोलो दयाराम, बोलते क्यों नहीं? बोलो 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 दयाराम। हाँ, सच बोलते हुए डर लगता है ना? अच्छा, गजेंद्र के डर ने तुम्हारी जबान की सच्चाई पर ताले लगा दिए हैं। तुम सच नहीं बोल सकते ना? गजेंद्र, तुम गांव वालों के साथ अन्याय करते करते अब दोस्ती पर भी अन्याय कर रहे हो। अरे उन्हीं पैसों के बल पे तो मैं अपने बेटे को आगे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहा हूं। उसका भविष्य बर्बाद मत करो। चाहो तो मुझसे बदला ले लो, जिंदगी भर की गुलामी लिखवा लो मुझसे। वाह विक्रम सिंह, वाह! कैसे आंख में आंसू लिए हाथ जोड़ते हुए और कितनी नरमी से बात कर रहे हो। और उस रोज गांव वालों के सामने साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बेईमान हूं, जालिम हूं, पापी हूं। पर आज इन आंसुओं के बल पे साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अमानत में खयानत करता हूं, मैंने तुम्हारे पैसे हजम कर लिए। नहीं विक्रम सिंह, मैं ईमानदार आदमी हूं। बदनामी का एक छींट आपने दामन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे 1 लाख तो क्या, मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम पे लिखने को तैयार हूं, मगर झूठ मत बोलो। मेरे कान झूठ सुनने के आदी नहीं है। क्या नाटक कर रहा है? बकरी की खाल ओढ़े हुए भेड़िए की तरह बातें कर रहा है। मेरी मजबूरी यह है कि मेरा सिर्फ एक गवाह है जो गवाही दे नहीं सकता, इसलिए कि वक्त की लाठी इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखो, सबसे जो बड़ी लाठी है वो ऊपर वाले के हाथ में है, और जिस दिन उसकी लाठी चलेगी ना, उस दिन तू सूखे घास के तिनकों की तरह बिखर जाएगा। अरे दुनिया से नहीं तो कम से कम उससे तो डर। मुझे धमका रहा है तू? अरे तू चाहे तो मैं भगवान के सामने कसम खा सकता हूं। पत्थर, आरती ला। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे विक्रम सिंह ने कोई पैसे नहीं दिए। तूने भगवान की आरती का मजाक उड़ाया है। यही आरती तुझे जलाकर खाक कर देगी। पिताजी, 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 पिताजी! बड़ा अन्याय हो गया बेटा। एक सांप को दोस्त समझकर मैंने उसके पास तुम्हारा भविष्य अमानत के तौर पे रखा था, लेकिन उस सांप ने तुम्हारे भविष्य को डसकर उसे खा लिया। बेटा मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर।
क्या नौसत लगा रखी है? ये मेरा घर है या शमशान घाट? पत्थर, इस लाश को घसीट के बाहर बैठो। गजेंद्र सिंह, आज अपने बाप की लाश करने पर लेके जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इनकी चिता से अगर तेरे घर को आंख न लगा दूं, तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। और ये बात तू याद रखना। बेचारा विक्रम सिंह अब तक जलकर राख का ढेर बन चुका होगा। अब क्या करें? जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और जब इंसाफ की आवाज उठाने वाले की मौत आती है तो गजेंद्र सिंह की तरफ भागता है। जाने दो भैया, आपका नाम गजेंद्र है। गजेंद्र यानी हाथी, और हाथी जब चलता है तो उसके पांव के नीचे चूहे, बिल्ली, कुत्ते के पिल्ले कुचल ही जाते हैं, लेकिन हाथी ऐसे मामूली जानवरों की मौत का जिक्र हरगिज नहीं करता। मगर इस बार जिसे आपने कुचल डाला है वो मामूली जानवर नहीं है, कयामत है। और उसका बेटा रवि ज्वालामुखी है, वो आग के सैलाब की तरह आएगा और सब कुछ जलाकर चला जाएगा। अरे जा, वो क्या जलाएगा? मैं उसे उसके बाप की तरह जलाकर राख का ढेर बनाकर रख दूंगा। इंसानों की चिता की आग पर खाना पकाकर खाने वाले गजेंद्र सिंह, तेरी इन सजी हुई प्लेटों में सजे हुए खाने का जायका बढ़ाने के लिए खास चीज लाया हूं। देखा, ये मेरे बाप के जले हुए शरीर की राख है। उसकी जिंदगी तू चाट गया, अब उसकी राख भी चाट कर देख कितना मजा आता है। रवि, भाग मत! भाई के जुल्म से मारे हुए इंसानों की हड्डियां चबाने वाले कुत्ते, क्या तू भी खा? तू भी खा? तू जानता है सब कहां खड़ा है? हाँ जानता हूँ गजेंद्र सिंह, इंसानों की खाल ओढ़े हुए एक आदमखोर जंगली कुत्ते के घर, इस गांव में रहने वाले राक्षसों के घर। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस वक्त तुम उस रावण, उस राक्षस के घर खड़े हो जिसे बूढ़ों की नहीं जवानों की राख चाहिए। जवानों की राख चाहिए? तो फिर किसकी राख पेश करूं? तेरे भाई की या तेरे बेटे की? रविशंकर! हाँ गजेंद्र, तेरे गुरूर का सच टूटने वाला है, तेरे अधिकारों की अर्थी उठने वाली है। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा बाप, मेरा सब कुछ। और अब सबसे पहले मैं तुझे दिखाता हूं कि खोई हुई रकम कैसे हासिल की जाती है। मैं तेरे मौसमी के बाग में जा रहा हूं, अगर किसी माई के लाल में दम हो तो मुझे रोक लेना। भैया, इससे पहले कि बिल्ली के नाखून शेर के बन जाएं, उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक देना बेहतर है। गजेंद्र, देख, मैं अपने बाप की रकम की पहली किस्त लिए जा रहा हूं। बार बार आऊंगा और हर बार लेकर जाऊंगा। हाँ? जीजा जी, ये बाग मौसम्बी का है कि जूतों का? क्या मतलब है तेरा? बड़ा कस के जूता मार गया है। क्या कहा? सुअर? चढ़े आया भैया। जी भैया।
मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए जीजा जी। उसने रवि से प्यार किया और वो उसी से शादी करना चाहती है। सिर्फ प्यार किया है ना, कुछ और तो नहीं किया। कोई बात नहीं। अरे तेरी बेटी ने पिछले जन्म में जरूर को पुण्य का काम किया होगा, जब तो हम जैसे अजीम उशान इंसान की बहू बनने जा रही है। इसलिए ये घटिया आंसू बहाकर अपनी बेटी की तकदीर की लिखाई खराब मत कर। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, अगर रवि को शादी के बारे में मालूम हो गया तो कयामत मचा देगा वो। अरे हम खुद कयामत हैं, हमारे सामने वो लौंडा क्या कयामत मचाएगा। और क्या, वो इस वक्त अस्पताल में जख्मी पड़ा तड़प रहा होगा, और मान लो अगर वो आ भी गया तो मैं उसका खून बहाकर मेहंदी की तरह तेरी बेटी के पाँव में लगा दूंगा। बस बहस बंद, चल चलो चल। मैं कहता हूँ चलो। रवि बाबू बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे अस्पताल दाखिल होते ही गजेंद्र सिंह को बड़ा सुनहरा मौका मिल गया। वो कल्पना की शादी जबरदस्ती अपने पागल बेटे से करवा रहा है। अरे ओ पंडित, पूरी रामायण आज ही पड़ेगा क्या? जल्दी कर, शुभ घड़ी गुजरती जा रही है। ठीक है ठाकुर साहब। हाँ जल्दी कर। वधू की मांग में सिंदूर भरो। बताओ। रवि! अबे ओ मोची की औलाद, उठ यहां से। अब अपनी आंखों से देखना, मैं इसी मुहूर्त में इसी जगह कल्पना से शादी करूंगा। देखता हूं किस माई के लाल में मुझे रोकने की हिम्मत है। अरे मुझ में रोकने की हिम्मत है? कल्पना सियानी हो गई है, उसकी पसंद के खिलाफ शादी करना जुल्म है। अरे इसको क्या मालूम, ये बच्ची है। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ। रवि से शादी करने का फैसला मेरा अपना फैसला है। रवि, कल्पना का हाथ छोड़ दे, मैं कहता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा। रवि जल्दी आओ, माँ बेहोश हो गई, इन्हें अस्पताल ले चलो जल्दी। रवि हम अपना सर कभी संसार में झुकने ना देंगे। मशाले जिंदगी ले मैं इसे जान से मार डालूंगा। गैर कानूनी बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो इसे। क्या गैर कानूनी बात है? ये शैतान वर्षों से लोगों की इज्जत से, जिंदगी से, लड़कियों की आसपास से खेलता रहा, सिर्फ अपनी दौलत और खरीदी हुई ताकत के बल पर। वो गैर कानूनी नहीं है। मुझ बेगुनाह को फांसी की सजा दिलवाना था, क्या वो गैर कानूनी नहीं है? मिस्टर रवि, कानून तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा और इसे ऐसी सजा मिलेगी जिसे दुनिया याद रखेगी। देखो मैं गोली मार दूंगा। गजेंद्र नहीं, ठाकुर गजेंद्र सिंह कहो। ये मेरी जमीन है, मेरी सल्तनत, और मैं यहाँ का राजा हूँ। और ये सब मेरे गुलाम हैं। इनकी जिंदगी, इनकी मौत, इनकी इज्जत मेरे पैरों के नीचे, मेरे चप्पल के नीचे मसलने के लिए बनी है। और
मेरे खिलाफ बगावत करता है हाँ? अरे तेरा बाप मेरी एक धमकी से मर गया था और तू मुझसे टकरा के बचेगा? इस जज का कानून तुझको जिंदा छोड़ सकता है, मगर ठाकुर गजेंद्र सिंह का कानून तुझे सजाए मौत देता है, अभी और इसी वक्त। तू है अमानत उनकी